हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत स्कैम स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12th जीव विज्ञान के पूरी किताब के 10 महत्वपूर्ण अंतर को बताने वाले हैं, जो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर है पूछेगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आपका पेपर 29 फरवरी को है बायोलॉजी का, तो ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 वालों के लिए है, तो इसको आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि इस वीडियो में आपको पूरी किताब के 10 महत्वपूर्ण अंतर बता रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को 1 नंबर वाले प्रश्न और 30 बहुविकल्पीय प्रश्न, कितने 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता दिया है। तो उसको आप जाकर देख लीजिए। उसका लिंक मैं दे दूँगा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में अंतर। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, इसे जानेंगे हम। तो देखिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारा इसमें देखिए लघु बीजाणु जनन में पहला है, यह क्रिया पुंकेसर के पराग कोश में होती है। जो लघु बीजाणु जनन है, इसमें जो क्रिया होती है पुंकेसर के पराग कोश में होती है। लेकिन इसमें देखिए गुरु बीजाणु जनन में यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है, जो बीजांड होता है उसके अंदर होती है। ये था पहला नंबर अंतर। अब दूसरे में देखिए, इसमें परागकण या लघु बीजाणु बनता है, इसमें लघु बीजाणु में। तो ये हमारा दूसरा है। और इसमें लेकिन देखिए, इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोष बनता है। इसमें लघु बीजाणु और परागकण बनता है, और इसमें गुरु बीजाणु भ्रूण कोष बनता है। तो यही अंतर है। उसके बाद तीसरा अंतर देखते हैं हम। तीसरा है, इसमें 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं। किसमें? लघु बीजाणु जनन में। और गुरु बीजाणु जनन में कितने? देखिए, इसमें एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है, लेकिन इसमें देखिए एक ही क्रियात्मक जो है गुरु बीजाणु प्राप्त होता है। तो ये हमारा पहला अंतर था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर, जो कि महत्वपूर्ण अंतर है। तो दूसरा नंबर हमारा अंतर है, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आप सभी की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही इससे अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि आप सभी की बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए, स्वपरागण और परपरागण, इसमें अंतर बताना है। तो देखिए, ऐसे आप स्वपरागण में पहला दिया है, यह एक पुष्प के पराग कण के उसी पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया है। लेकिन इसमें देखिए परपरागण में क्या है, यह एक पुष्प के पराग कण के उसी जात के दूसरे पादप के पुष्प के वतिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया है। इसमें देखिए आपका एक जो आपका है उसी पुष्प से दूसरे पुष्प में इसी वतिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया है। लेकिन इसमें देखिए, जो आपका दूसरा पादप है, दूसरा पुष्प पादप है जो पराग कण है उसके उसी जात के, इसमें देखिए पुष्प कहा ना, इसमें लेकिन जात के दूसरे पादप के पुष्प में वतिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया है। लेकिन इसमें देखिए पुष्प है, पुष्प या उसी पादप के दूसरे के वतिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया है। तो ये हमारा पहला अंतर हो गया। उसके बाद देखिए आगे, तो दूसरा दिया है, इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं। लेकिन इसमें देखिए परपरागण में इसमें एक लिंगी होते हैं पुष्प जो। और चलिए देखते हैं तीसरा नंबर दिया है, इसमें प्रायः किसी विशेष परागण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें जो आपका परपरागण है, इसमें विशेष परागण की माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये थे हमारे परपरागण और स्वपरागण में अंतर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा अंतर दिया है, परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा तीसरा नंबर अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, इसमें अंतर बताना है। तो देखिए, परागण है पहला, पराग कणों के पराग कोश से वतिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी जो पराग कण है उसको पराग कोश से
वो अतिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण। लेकिन इसमें जो है निषेचन में आप लिखेंगे अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। यानी जो अगुणित नर होते हैं, मादा होते हैं, उनके जो युग्मक होते हैं उनका क्या होता है? संलयन निषेचन, वही आपका कहलाता है निषेचन। युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा नंबर परागण में। तो दूसरा नंबर परागण में है, ये 2 प्रकार का होता है। क्या? परागण। परागण 2 प्रकार का होता है। कौन सा? स्वपरागण और परपरागण। तो ये आप 2 लिखेंगे। उसके बाद निषेचन में भी आपका 2 प्रकार का होता है। इसमें एकल निषेचन होता है और द्वि निषेचन होता है। तो ये आपका हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में है, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। क्या? परागण। जो परागण की क्रिया होती है बीजांड के बाहर होती है, लेकिन जो निषेचन होता है वह बीजांड के अंदर होता है। तो ये था हमारा तीसरा नंबर अंतर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर ये भी है। तो चौथा नंबर अंतर हमारा दिया है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। तो देखिए भ्रूण कोश और भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश में देखिए पहला है ये अगुणित यानी कि यन होता है, और इसमें देखिए भ्रूण जो कोश में है पहला, यह त्रिगुणित होता है, यानी कि 3 यन होता है, यानी 3 गुना होता है जो भ्रूण पोष होता है। इसमें यन होता है लेकिन इसमें 3 यन होता है। और इसमें देखिए भ्रूण कोश में यह भ्रूण के विकास में सहायक है। कौन? भ्रूण कोश। इसमें भ्रूण के विकास में, लेकिन इसमें जो भ्रूण पोष है ये भ्रूण पोष के पोषण में सहायक है। कौन? भ्रूण पोष। अब देखिए तीसरा नंबर दिया है, इसमें भोजन संचित नहीं होता है। किसमें? भ्रूण कोश में। और जो भ्रूण पोष है इसमें क्या होता है? भोजन संचित होता है। जो भ्रूण पोष है क्योंकि इसमें पोषण की आवश्यकता होता है और इसमें विकास की, इसमें भोजन संचित नहीं होता, इसमें भोजन संचित होता है। तो ये था हमारा चौथा नंबर अंतर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम पाँचवा नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, वो भी हमारा अंतर है। तो पाँचवा नंबर हमारा जो अंतर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर बताइए या अंतर कीजिए। तो पहला इसमें है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, इसमें हमको अंतर बताना है। तो देखिए शुक्राणु जनन क्या है? यह क्रिया वृषण में होती है। किसकी? शुक्राणु जनन की। और अंडाणु में यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। जो अंडाणु है वो अंडाशय में होती है और शुक्राणु वृषण में होते हैं। अब वृषण में दूसरा है, इसमें वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है। जो इसमें वृद्धि प्रावस्था होती है, यानी कि जो वृद्धि प्रावस्था है वह क्या होती है? छोटी, यानी कम होती है शुक्राणु जनन में। और लेकिन अंडाणु जनन में है कि इसमें वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी होती है, यानी कि अधिक होती है। उसके बाद देखिए शुक्राणु जनन में तीसरा है, दोनों अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु निर्माण से पूर्व हो जाते हैं। और इसमें जो है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन अंडाणु से शुक्राणु के प्रवेश के बाद पूर्ण होता है। तो ये था हमारा पाँचवा नंबर अंतर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसको भी आप तैयार कर लीजिए, तो इसके शॉर्ट ले लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं छठा नंबर, जो कि इम्पोर्टेंट हमारा अंतर है, उसको भी देख लेते हैं। छठा नंबर अंतर हमारा है आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिए। देखिए जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। देखिए एक पीढ़ी से, यहाँ से देखिए ये हमारा एक पीढ़ी है, इससे दूसरी पीढ़ी में हमारा क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो रहा है। यानी जो लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं उसके हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो जो ये आपका स्थानांतरित हो रहा है लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वही आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। लेकिन इसके देखिए जो आपका इनके स्थानांतरण की जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। अब देखिए इसमें आनुवंशिकी में क्या है? इसमें क्या है? देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा है, क्या? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागत एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीवों की विभिन्नताओं यानी कि उसमें विपरीत, यानी कि भिन्न भिन्न जो जीव हैं उनमें अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। तो ये हमारा था आनुवंशिकता था आनुवंशिकी में अंतर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये
कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आज ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डीएनए और आरएनए को हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए डीएनए में पहला हमारा ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है क्या, डीएनए। और आरएनए में क्या है, ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये अंतर है, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ये केंद्रक में पाया जाता है। अब देखिए इसमें जो डीएनए है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती हैं। जो 2 पॉलीन्यूक्लिएट श्रृंखलाएं हैं कुंडलाकार अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें देखिए ये सामान्यतः एक सूत्रीय होता है, इसमें 2 सूत्रीय हैं, इसमें एक सूत्रीय। तो ये आरएनए और डीएनए हो गया। और देखिए इसमें तीसरा है, इसमें पेंटोस शर्करा डिऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है। किसमें, डीएनए में। डीएनए में पेंटोस शर्करा जो है वो डिऑक्सीराइबोस प्रकार की होती है। लेकिन इसमें आरएनए में क्या है, इसमें भी पेंटोस शर्करा होती है, राइबोस प्रकार की होती है। बस यही इतना अंतर है। उसके बाद तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में है, इसमें थायमिन क्षारक पाया जाता है। किसमें, डीएनए में। और यूरेसिल अनुपस्थित रहता है, यानी यूरेसिल जो है वह नहीं पाया जाता है। और देखिए इसमें थायमिन जो है क्षारक अनुपस्थित रहता है, यानी कि थायमिन जो क्षारक है वह नहीं पाया जाता है, और यूरेसिल पाया जाता है इसमें। किसमें, आरएनए में। तो ये था हमारा डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो ये आप सभी के बोर्ड के दृष्टि से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। देखिए पहला इसमें हो जाएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षित विकसित होती हैं। ये कोशिका संक्रमण प्रतिरक्षा है उसके प्रति क्या होते हैं, प्रतिरक्षी जो होती हैं विकसित होती हैं। लेकिन इसमें देखिए इसमें प्रतिरक्षी किसी भी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं, यानी किसी और प्राणी में ये जो प्रतिरक्षी हैं उसमें प्रविष्ट करके, यानी कि उसमें स्थापित करके बनाए जाते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। उसके बाद देखिए इसमें यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है। यह सक्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें जो क्षमता होती है उत्पन्न होने में क्या लगता है, जो समय लगता है। और इसमें है क्या, इसमें शरीर में प्रतिरक्षी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। किसमें, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जो शरीर में प्रतिरक्षी होते हैं बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा नंबर है सक्रिय प्रतिरक्षा में यह लंबे समय तक बनी रहती है। कौन, सक्रिय प्रतिरक्षा। लेकिन इसमें देखिए ये प्रतिरक्षा कुछ समय काम करती हैं। कौन, निष्क्रिय प्रतिरक्षा लंबे समय तक ये नहीं रहती हैं, कुछ समय पश्चात ये नष्ट हो जाती हैं, यानी गायब हो जाती हैं। तो ये था हमारा 8वां नंबर अंतर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं हम 9वां नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हमारा है। 9वां नंबर हमारा अंतर है सामान्य कोशिका तथा कैंसर कोशिका में अंतर। तो इसका पहला हो जाएगा सामान्य कोशिका, दूसरा डालेंगे कैंसर कोशिका। तो इसका हमारा सामान्य कोशिका में पहला लिखेंगे, इनमें नियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। लेकिन इसमें देखिए इसमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। इसमें नियंत्रित और या इसमें अनियंत्रित, यही अंतर है। अब देखिए सामान्य कोशिका में हमारा दूसरा नंबर है, इनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। किसका, सामान्य कोशिका का। लेकिन इसमें जो कैंसर कोशिका है इसका एक निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है। और सामान्य कोशिका में तीसरा है, यह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जो सामान्य कोशिका है ये एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। लेकिन कैंसर कोशिका में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। तो ये आपका अंतर है 9वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, परजीवी तथा मृतोपजीवी पादपों में अंतर लिखिए। तो परजीवी तथा मृतोपजीवी पादपों में अंतर बताना है। देखिए परजीवी पादप क्या होते हैं, मृतोपजीवी पादप क्या होते हैं। तो परजीवी पादप में पहला है, यह जीवित पादपों से भोजन प्राप्त कहते हैं। जो जीवित पादप होते हैं उसमें से ये भोजन प्राप्त करते हैं। जो प्राणी होते हैं जीवित, उसी में से ये अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन इसमें मृतोपजीवी जो पादप हैं वह यह मृत पादप यानी कि जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। जो जंतु होते हैं उनसे ये प्राप्त करते हैं अपना भोजन, यानी कि उनको अपनी ओर ग्रहण करते हैं। तो देखिए इसमें परजीवी जो पादप हैं, दूसरा नंबर है, ये रोगजनक होते हैं। क्या, जो परजीवी हैं ये रोगजनक होते हैं। और जो ये हैं मृतोपजीवी, ये पदार्थों का पुनः चक्रण करते हैं। तो ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर है, जो
परजीवी पदार्थ हैं ये आर्थिक रूप से प्रायः हानिकारक होते हैं। कौन? परजीवी पदार्थ। अब ये देखिए इसमें अगर मृतोपजीवी क्या है, ये प्रायः लाभदायक होते हैं। कौन? मृतोपजीवी। इसमें देखिए ईस्ट है, कवक है, मोनोट्रापा आदि, ये उदाहरण है। और इसमें उदाहरण लिख लीजिए अमरबेल, चंदन, बैलेन, फोरा आदि। ये था हमारा 10 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर था, तो इन सबको आप तैयार कर लीजिए। तो मैंने इस वीडियो में आप सभी को टोटल 10 अंतर को बताया, तो इन सभी अंतर को आप तैयार कर लीजिए। हाँ, और आप अगली वीडियो में आप टिप्पणी पर बने रहिए। टिप्पणी हम आप सभी को बताएंगे। उसके बाद मैंने आपको वह विकल्प भी बताया है 30 महत्वपूर्ण पूरी किताब के, तो इसको तैयार कर लीजिए। 1 नंबर वाले पूरी किताब को बताया, इसको भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद जितने ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सबको भी मैं कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।